नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य कालीचरण पीजी कॉलेज, लखनऊ और इग्नू में एकेडमिक काउंसलर के रूप में आज ये मेरा तीसरा व्याख्यान है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य पर है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, बीएचडीसी 131 कोड के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम व्यवस्थित किया गया है, उसका ये चौथा खंड है, जिसे आज हमें अपने व्याख्यान में समेटना है। विद्यार्थियों, आपने देखा कि मुख्य रूप से संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास 4 काल 4 खंडों में व्यवस्थित किया गया है। पहले खंड के अंतर्गत हम लोगों ने आदिकालीन साहित्य का अध्ययन किया, दूसरे खंड के अंतर्गत भक्तिकालीन साहित्य और तीसरे के अंतर्गत रीतकालीन साहित्य पर चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कुल 4 इकाइयों के अंतर्गत इस कालखंड को समेटा गया है। सबसे पहले हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी कहानी का विकास, उसके बाद उपन्यास का विकास, फिर निबंध का विकास, इस तरह से नाटक का विकास, ये 4 इसमें मुख्य प्रमुख इकाइयाँ हैं। लेकिन आज की परिचर्चा का जो केंद्र बिंदु होगा, वो हिंदी कहानी का विकास है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गद्य के विकास के साथ ही कहानी का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपने आप में रखता है, क्योंकि कहानी सबसे सशक्त गद्य विधा है। आधुनिकता के आगमन के साथ ही गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास हुआ, जिनमें कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। इसी तरह से हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग में माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित कुछ आरंभिक कहानियों की चर्चा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। अगर मुंशी प्रेमचंद को हम लोग केंद्र में रखें, तो हिंदी कहानी को अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से 4 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद की पूर्व कहानी, प्रेमचंदीगुइन कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी और नई कहानी। इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत हम कहानी के विकास क्रम का, कहानी की शुरुआत का और किस तरह से वर्तमान में कहानी लेखन हो रहा है, उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदी गद्य विधाओं में जो कहानी है, वो सबसे सशक्त विधा के रूप में विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की अपेक्षा सर्वाधिक हैं। यही कारण है कि बहुत सारी पत्रिकाएँ हैं जो केवल कहानी को लेकर के ही प्रकाशित होती हैं। समकालीन कहानीकारों को वो लोग उसमें अवसर देते हैं। साथ ही साथ जो पुराने कहानीकार हैं, स्थापित कहानीकार हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं को वो स्थान देते हैं। हिंदी कहानी में जो आशातीत प्रगति हमें दिखाई देती है, वो निश्चित रूप से बहुत उत्साहवर्धक है। इस तरह से हिंदी कहानी का विकास मुख्यतः आधुनिक काल में ही जाकर के होता है और इसमें भी हम लोग देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की पूर्व जो कहानियाँ हैं, उनमें कहानी के जो मुख्य अवयव हैं, जो तत्व हैं, वो उस रूप में तो नहीं है, लेकिन कहानी के तौर पर हम उन्हें कहानी के प्रथम चरण के रूप में ज़रूर स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका में कहानी के संदर्भ में कुछ प्रमुख प्रारंभिक कहानियों का उल्लेख किया है, जिनमें सबसे पहले इंदुमती कहानी का नाम आता है। यह कहानी सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसकी रचना किशोरीलाल गोस्वामी जी ने की थी। इसी तरह से उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कहानी है गुलबहार। इसका भी प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में सन 1902 में हुआ था। लय की चुड़ैल भगवान दास की कृति है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं ही 1903 ईस्वी में लिखी थी और ये भी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की रचना है और दुलाई वाली बंग महिला की रचना है, जो 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कुछ प्रारंभिक कहानियाँ हैं, जो मुंशी प्रेमचंद के पूर्व में कहानी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिनको लेकर के विद्वानों के मध्य अक्सर ये बात होती रही है कि इनमें से किस कहानी को कहानी माना जाए या प्रथम कहानी माना जाए। कौन-सी कहानियाँ इनमें हैं, जो कहानी के तत्वों पर खरी उतरती हैं। तो स सर्वमान्य रूप में वर्तमान में इंदुमती कहानी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मान होने का गौरव प्राप्त है। इसे इंदुमती को प्रथम कहानी माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है
कि प्रेमचंद्र ने 1908 ईस्वी में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में जो कहानी के बारे में उन्होंने कहानी शब्द के बारे में कहानी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है, वो शॉर्ट स्टोरी के पद के अर्थ के रूप में किया है। हिंदी साहित्य की अ, कहानियों के मध्य में इस तरह से उन्होंने प्रथम कहानी और किसको माना जाए इस पर लेकर के विद्वानों के मध्य हमें कई मतभेद दिखाई देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती को ही प्रथम कहानी होने का गौरव प्रदान करते हैं। लेकिन वहीं पर डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, जिन्होंने किशोरीलाल गोस्वामी की एक कहानी है प्रणयिनी परिचय, जो 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसे प्रथम कहानी घोषित करते हैं। राजेंद्र बड़वालिया ने जमींदार का दृष्टांत कहानी का उल्लेख किया है। यह कहानी 1871 ईस्वी में लिखी जाती है और जे न्यूटन ने इसके कहानीकार हैं, राजेंद्र बड़वालिया इसे पहली कहानी मानते हैं। इसी प्रकार से देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को प्रथम कहानी माना है। उन्होंने कहा है कि माधवराज सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रथम कहानी के तत्वों से अ, युक्त है और इसे प्रथम कहानी मानना जाना चाहिए। किंतु उपर्युक्त उल्लिखित कहानियों में इंदुमती की अगर हम बात करें तो इसे शिवप्रसाद सिंह, शिवदान सिंह चौहान जी ने कहा है कि इस पर शेक्सपियर का नाटक टेम्पेस्ट है, उसकी छाया माना है, उसका छाया अनुवाद इसे घोषित किया है। उन्हें आपत्ति है कि इसे इस नाते, इस आधार पर पहली कहानी नहीं माना जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, शिल्प विधि की दृष्टि से शुक्ल जी की जो कहानी 11 वर्ष का समय है, उसको लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इसी प्रकार राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला को हिंदी की प्रथम लेखिका स्वीकार किया जाता है। तो कुल मिलाकर के प्रथम कहानी के संदर्भ में कई सारी प्रारंभिक कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद के पूर्व में हमारे सामने आती हैं, जिनमें से किसे प्रथम कहानी माना जाए, ये एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन सर्वसम्मत से अब इंदुमती को प्रथम कहानी मान लिया जाता है। इसी तरह से बंग महिला की जो क्रमानुसार प्रकाशित कहानियाँ हैं, उनमें महत्वपूर्ण कहानियों में चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दालिया, ये कुछ उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इनमें से दुलाई वाली सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1907 में, डालिया उन्होंने 1909 में लिखी थी और इसी प्रकार से 1904 और 1906 की उनकी कुंभ में छोटी बहू और चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को पहली राजनीतिक कहानी होने का गौरव प्रदान किया है। भवदेव पांडे का मानना है कि चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला रचित कहानी ये एक तरह से पहली राजनीतिक कहानी है। इसी तरह से प्रारंभिक दौर की कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ और उनके कहानीकार अवलोकनीय हैं, जिन पर हम लोग बात कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से केशव प्रसाद सिंह हैं। उनकी कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पहाड़। माधव प्रसाद मिश्र की कहानी पुरोहित की आत्मत्याग और मन की चंचलता, 2 उनकी कहानियाँ हैं, जो काफ़ी चर्चा में रही हैं। मुंशी प्रेमचंद्र के कहानी क्षेत्र में प्रकट होने के पूर्व ये कुछ एक कहानियाँ हैं जो विद्वानों के मध्य में चर्चा का विषय रहीं, जिनको लेकर के अलग-अलग तरह के आलोचकों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। गिरिजादत्त वाजपेयी की कहानी है पति का पवित्र प्रेम। इसी प्रकार कार्तिक प्रसाद खत्री ने दामोदर राव की आत्मकहानी लिखी। विश्वंभर नाथ शर्मा की रक्षाबंधन कहानी बहुत चर्चित रही है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कगना 1913 में प्रकाशित हुई थी और बिजली, 2 इनकी कहानियाँ हैं, जो मुंशी प्रेमचंद की पूर्व कहानी के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। वृंदावन लाल वर्मा की कहानियों में राखी बंद भाई, तातार और एक वीर राजपूत कहानी सर्वाधिक उल्लेखनीय है। गिरिजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। इनकी कहानियों में एक के दो और मेरा पुनर्जन्म, ये 2 कहानियाँ हैं, जो पार्वती नंदन की अ, विशेष कहानियों के रूप में जानी जाती हैं।
तो हम लोग देखते हैं कि प्रेमचंद के पूर्व जो कहानी का स्वरूप था, वो बहुत भिन्न था और उनमें जो भी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, उनको देख कर के जो कहानी का मूल तत्व है, जो मूल भाव है, वो उससे नहीं व्यक्त हो पाता है। कहानी की जो सही और वास्तविक प्रगति है, वो मुंशी प्रेमचंद जी के समय में हमें दिखाई देती है। इसके पूर्व की जो कहानियाँ हैं, कहानियों की परंपरा हमारे यहाँ हालाँकि लोक लोक के धरातल पर लोक साहित्य में बहुत पहले से प्राप्त होती हैं। लोग एक-दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे। हालाँकि कहानी के तत्वों के आधार पर वो कहानियाँ खरी नहीं उतरती हैं, फिर भी कहानी या कथानक सुनाने का चलन हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से ही रहा है। लेकिन हिंदी खड़ी बोली के रूप में गद्य साहित्य के विकास रूप में कहानी का वास्तविक उदय हमें द्विवेदी युगीन साहित्य के कालखंड में दिखाई देता है, जिनमें कुछ प्रारंभिक कहानियाँ हैं जिनकी हम लोगों ने चर्चा की। इसी तरह से प्रेमचंद युगीन कहानियों में स्वयं प्रेमचंद एक अच्छे कहानीकार हैं। उपन्यास सम्राट होने के साथ-साथ उनकी कहानियों में आम जनजीवन का वास्तविक चित्रण कहानियों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। वो अपनी कहानियों का कथा वस्तु, कहानियों का विषय किसान को बनाते हैं। समाज का सबसे वंचित वर्ग उनकी कहानियों का पात्र बनता है और इसी तरह से उन्होंने समा पूरे भारत के वास्तविक स्वरूप का चित्रण अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। हालाँकि इसका विराट रूप हमें उनकी उपन्यासों में उनके दिखाई देता है, लेकिन कहानी के क्षेत्र में भी मुंशी प्रेमचंद्र जी का योगदान अद्वितीय है। मुंशी प्रेमचंद मूल रूप से नवाब राय अ, के नाम से वो कहानियाँ लिखते थे। नवाब राय की प्रथम कहानी इश्क-ए-दुनिया व हुब्ब-ए-वतन शीर्षक से 1908 में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इश्क-ए-दुनिया व हुब्ब-ए-वतन कहानी उस समय बहुत चर्चा में रही और इसी के क्रम में कालांतर में 1908 में ज़माना प्रेस में ही कानपुर से प्रकाशित होता था यह पत्र। इसमें उनका सोजे-वतन कहानी का संग्रह प्रकाशित हुआ। सोजे-वतन कहानी संग्रह मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तव में उर्दू कहानियों का संकलन था। इसमें कुल 5 कहानियाँ संकलित थीं, जिनमें इश्क दुनिया व हुब्ब-ए-वतन इसमें सांसारिक प्रेम और देश प्रेम से संबंधित उनकी कहानियाँ थीं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन उनकी दूसरी कहानी इसमें संकलित थी। इसी प्रकार या मेरा वतन है, शेख मखमूर और सिले मातम, ये कुल 5 कहानियाँ इनके सोजे वतन संग्रह में संकलित थीं। लेकिन सोजे वतन संकलन को ब्रिटिश सरकार ने सेडिशन का आरोप लगाते हुए इस संग्रह को जब्त कर लिया था और इसे किसी भी प्रकाशक को छापने का, प्रकाशित करने की अनुमति ब्रिटिश शासनकाल में कि आगे चलकर नहीं मिली और मुंशी प्रेमचंद जी पर इससे काफ़ी उनके नवाब राय के रूप में लिखने का भी जो क्रम था वो बाधित हुआ। उस नाम से फिर उन्होंने आगे लिखना कभी नहीं शुरू किया और यही कारण था कि उन्होंने प्रेमचंद के नाम से अ, कहानी लिखना शुरू किया और बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में उनका ज़माना में ही प्रकाशित कहानी है। तो एक तरह से हम लोग देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद नवाब राय के रूप में जो कहानी लिखते थे, वह आगे चल कर के मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद के नाम से बड़े घर की बेटी कहानी के रूप में कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन उनकी अगर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के रूप में पहली कहानी की हम लोग बात करें तो सौत उनकी कहानी है जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये उनकी पहली कहानी मानी जाती है और सौत से फिर वो आगे चल कर के हिंदी में कहानी लेखन लगातार करते रहते हैं। इसके पूर्व में हमने देखा कि उनकी कहानी का की जो लिपि थी, जो भाषा थी, वो मुख्य रूप से उर्दू में वो कहानियाँ लिखते थे और वो भी नवाब राय के नाम से लिखते थे। लेकिन कालांतर में प्रेमचंद नाम के रूप का उन्होंने प्रयोग किया अपनी कहानियों में और इसी नाम से कहानी लिखते रहे। कुछ आलोचक विद्वान पंच परमेश्वर कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी की पहली कहानी मानते हैं और कफन उनकी अंतिम कहानी के रूप में उद्धृत करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के कई सारे कहानी संग्रह हैं। वैसे कहानियों की संख्या कहा जाता है कि उन्होंने करीब तकरीबन 300 कहानियाँ लिखी हैं और इसी प्रकार से उनके संकलनों में उनकी संपूर्ण कहानियों को समुया गया है। उनके प्रमुख संकलनों में अगर हम बात करें तो सप्त सरोज
कहानी संग्रह है, नवनिधि है, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रतिमा, प्रेम कुंज, सप्त सुमन और प्रेम द्वादशी इत्यादि उनके कहानी संग्रह हैं, जो 1917 से लेकर के और 1936 तक प्रकाशित उनकी कहानियाँ लिखी गई कहानियाँ हैं, जो उनमें संकलित हैं और ये सारे संग्रह या उनके द्वारा लिखी गई लगभग 300 कहानियों को मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित किया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी कहानियों के विषय में स्वयं कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है, जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। वास्तव में कहानियों के बारे में कहानी एक ऐसी विधा है, जिसके माध्यम से कोई रचनाकार अपने समाज को अ, वास्तविक रूप में चित्रित करने में सफलता प्राप्त करता है। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख और चर्चित कहानियों में नमक का दरोगा है, सज्जनता का दंड है, ईश्वरीय न्याय है, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, दो सखियां, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बड़े भाई साहब और उनकी अंतिम कहानी कफन है, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी कहानी के रूप में कहानी को आगे बढ़ाने में, कहानी को स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इन कहानियों के माध्यम से उन्होंने भारत का वास्तविक चित्रण किया है। उन्होंने सबसे समाज में विद्यमान तमाम तरह की रूढ़ियों पर प्रहार किया। उन रूढ़ी उसमें चाहे बेमेल विवाह हो चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे किसानों का उत्पीड़न हो या जमींदारों द्वारा की गई कमज़ोर वर्गों पर अत्याचार हो, इन्हें उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया और यही बात उनके उपन्यासों में भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से होरी, एक सामान्य सा किसान भारत का, जो महानायक बन कर के गोदान नामक उस उपन्यास में हमारे सामने आता है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं, उसकी जो भाषा है, जो शैली है जो उसका स्वरूप है, वो बहुत प्रभावी है और एक आम पाठक भी जिसका हिंदी भाषा से या कहानी कोई लेना-देना नहीं है, वह भी मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ने में रुचि रखता है। इसका एक ही कारण है कि कहीं न कहीं वो स्वयं भी उन कहानियों के बीच में अपने को पाता है और इस दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद जी बहुत सफल कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनकी कहानियाँ समाज को एक नई दिशा देती हैं और कहानी को भी एक नई दिशा देने में सफलता प्राप्त करती हैं। हालाँकि मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रारंभिक कहानियाँ हैं या उनका जो प्रारंभिक कहानी लेखन है, वो आदर्शवादिता के ज़्यादा निकट है, उसमें यथार्थ का उतना चित्रण वो नहीं कर पाते हैं और लेकिन ये मोह उनका चल कर के आदर्श के प्रति आगे भंग हो जाता है और आगे की कहानियों में, विशेष रूप से अगर हम कफन की बात करें, तो इसमें नग्न यथार्थवाद का उन्होंने बेहतरीन चित्रण किया है इन कहानी में। तो एक रचनाकार स्वयं भी लिखते हुए सीखता है और इसके सबसे बड़े प्रमाण के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी हमारे सामने आते हैं। मुंशी प्रेमचंद के समय काल में अन्य जो रचनाकार थे, जो कहानियाँ लिख रहे थे, कहीं न कहीं जो मुंशी प्रेमचंद जी से प्रेरित थे, उनमें मुख्य रूप से चंद्रहंस शर्मा गुलेरी जी का नाम आता है। चंद्रहंस शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियाँ लिखी थीं और इन 3 कहानियों के माध्यम से भी वो बहुत चर्चित रहे और आज भी हम उसने कहा था कि रूप में एक अच्छे कहानीकार के रूप में उनको हम याद करते हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का काँटा। ये 3 कहानियाँ हैं उनकी, जो उन्होंने 1911, 14 और 15 में लिखी थी। सुखमय जीवन उनकी पहली कहानी है और उसके बाद बुद्धू का काँटा उनकी दूसरी कहानी है और उनकी जो तीसरी कहानी है, वो उसने कहा था। उसने कहा था उनकी सबसे विशिष्ट कहानी है और आज भी वो विद्वानों के मध्य बहुत चर्चित कहानी है। इसमें युद्ध जो प्रथम हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि पर ये कहानी लिखी गई है। मुख्य रूप से प्रेम की संवेदना को एक बृहद स्वरूप प्रदान करती है ये कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कि कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इसकी घटना ऐसी है कि जैसे बराबर हुआ करती है, पर उससे
भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झाँक रहा होता है, केवल झाँक नहीं रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह रहा है। इसकी घटनाएँ बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। यानी कि इस कहानी में उसने कहा था प्रेम के पीछे जो त्याग है या प्रेम में जो त्याग की भावना निहित है और प्रेम के माध्यम से देश के प्रति जो समर्पण का भाव निहित है, इस कहानी के माध्यम से मुंशी चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने बाखूबी व्यक्त किया है। इसे हिंदी साहित्य की पहली फ्लैशबैक कहानी भी माना जाता है। पूर्व दीप्ति के रूप में ये पहली कहानी हमारे सामने आती है, जिसमें जो नायक है लहना सिंह, वो अपनी पीछे की बातों को याद करता है और एक तरह से कहानी की पूरी ये फ्लैशबैक में अ, समाप्त हो जाती है और ये हिंदी की पहली कहानी है जो फ्लैशबैक के रूप में हमारे सामने आती है। मुंशी प्रेमचंद के युग में ही जयशंकर प्रसाद जी भी कहानियाँ लिख रहे थे। जयशंकर प्रसाद के लेखन का जो क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से कवि हैं, महाकवि हैं, लेकिन कवि होने के साथ-साथ वो उतने ही अच्छे नाटककार भी हैं और उन्होंने कहानियाँ भी अ, कई सारी लिखी हैं, जिनमें उनके 5 तो कहानी संग्रह हैं, जिनमें कई सारी चर्चित कहानियाँ हैं, जिनका हम अभी उल्लेख करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बाद जयशंकर प्रसाद ने कहानी के क्षेत्र में एक नई तरीके की कहानी लिखी जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी की कथा वस्तु से थोड़ा भिन्न थी। इसमें प्रेम मानवीय प्रेम का भाव व्यक्त हुआ है। उसके साथ ही साथ राष्ट्र प्रेम और देश के प्रति प्रेम अ, की भावना भी उनकी कहानियों में हमें दिखाई देती है। मुंशी चंद्र जी जहाँ अपनी कहानियों में सर्वहारापन को रेखांकित करते हैं, गरीब, किसान और मज़दूर को अपनी कहानी का विषय वस्तु बनाते हैं। वहीं पर प्रसाद जी अपनी कहानियों में इंसानी प्रेम, उसकी भावना कोमल भावनाओं का उल्लेख करते हैं और प्रेम के प्रति निष्ठा ज़ाहिर करते हैं। लेकिन जब बात देश प्रेम की आती है, जब राष्ट्र के प्रति समर्पण और संपूर्ण परित्याग करने की अ, स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति में वो देश को सर्वोपरि अपनी कहानियों के पात्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ग्राम कहानी इनकी पहली कहानी मानी जाती है, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी कहानी संग्रहों में मुख्य रूप से छाया पहला कहानी संग्रह है, जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसी क्रम में प्रतिध्वनि कहानी संग्रह है, 1926 में ये संकलित होकर प्रकाशित हुई थी। आकाशद्वीप उनकी कहानियों इस कहानी संग्रह में कई सारी कहानियाँ संकलित हैं। इसी प्रकार आँधी, इंद्रजाल उनकी 2 अन्य कहानी संग्रह हैं, जो क्रमशः 1931 और 36 में प्रकाशित होती हैं। मुंशी प्रेमचंद के बाद बड़े कहानीकार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का उस युग में उल्लेख होता है और इनकी चर्चित कहानियों में पत्थर की पुकार, चंदा, उस पार का योगी, ममता, गुंडा, पुरस्कार और छोटा जादू प्रमुख हैं। ममता कहानी या पुरस्कार कहानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अ, पुरस्कार कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद अ, प्रेम को अपनी कहानी का कथा वस्तु बनाते हैं। उसके बाद भी राष्ट्र प्रेम को वो शीर्ष पर रखते हैं और जब नायिका के सामने मधुलिका इसकी प्रमुख पात्रा है। उसके सामने जब प्रेम और अपने देश को में से एक को चुनने की स्थिति आती है, तो देश की रक्षा या देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए वो अपने प्रेम का परित्याग करने के लिए भी तत्पर रहती है। मुंशी प्रेमचंद और चंद्र शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद के बाद वृंदावन लाल वर्मा इसी युग में कहानियाँ लिख रहे होते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के काल में और उनकी कहानियों का जो कैनवास था वह थोड़ा उनसे भिन्न था। ये मुख्य रूप से ऐतिहासिक लेखन परंपरा के जनक माने जाते हैं। शरणागत और कलाकार का दंड, इनके 2 प्रमुख कहानी संग्रह हैं, वृंदावन लाल वर्मा के और इनकी कहानियों में भारत की ऐतिहासिक प्रसंगों को लेकर के कथा वस्तु बनाया गया है। भारत
का जो अतीत है उसको लेकर के वृंदावन लाल वर्मा काफ़ी चैतन्य कहानीकार के रूप में हैं। जो भारत का गौरव है वो अपनी कहानियों के माध्यम से वो उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं और दिशाहीन होते समाज को वो अपनी इन कहानियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं या राह सुझाना चाहते हैं कि किस तरह का भारत का अतीत था और वर्तमान में किस तरह से वो अन्य दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। इसे कहानियों के माध्यम से एक सुदृढ़ दिशा देने का प्रयत्न वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानियों के माध्यम से करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की युगीन कहानीकारों में राधिका रमण प्रसाद सिंह प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इनकी कुसुमांजलि, गांधी टोपी और सावनी समा 3 संग्रह हैं और इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानियों में कानों में कगना अ, चर्चित रही है और इन 3 संकलनों में उनके जीवन काल में लिखी गई कहानियों का संकलन है। चतुरसेन शास्त्री अ, की चर्चित कहानियों में प्रबुद्ध है, बावर्चीन है, हल्दी घाटी में या भिक्षुराज है, बाणबधू इत्यादि कहानियाँ हैं, जो चर्चा में रही हैं। प्रेमचंद युगीन अन्य कहानीकारों में विश्वंभर नाथ शर्मा का नाम उल्लेखनीय है, शिवपूजन सहाय, राहुल सांकृत्यायन स्वयं भी अ, वो संस्मरण या लेखक होने के साथ-साथ वो कहानियाँ भी लिखते हैं और उनका जो युग था वो मुंशी प्रेमचंद जी का युग था और उन राहुल सांकृत्यायन की कहानियाँ भी अ, भारत के वास्तविक स्पंदन को व्यक्त करने में सफल रही हैं। पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी, सुदर्शन हृदेश, बेचन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और भगवती चरण वर्मा। इन लोगों ने भी मुंशी प्रेमचंद के युग में कहानी लेखन किया और इनकी कहानियाँ जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी का सुकुल की बेबी, सखी और लिली आदि कहानियाँ बहुत चर्चित रही हैं और भगवती चरण वर्मा जितने बड़े वो कहानीकार थे, उतने ही बड़े वो उपन्यासकार थे। लगभग हम देखते हैं कि जो भी कहानीकार है, जो कहानियाँ लिखता है, कहानियों में जिसकी रुचि है, वो कहीं न कहीं से उपन्यास विधा से भी जुड़ा होता है और उपन्यास की दिशा में भी वो लेखन कर रहा होता है। प्रारंभिक रूप में माना जाता था कि जो कहानी है, वो उपन्यास दोनों में बस आकार को लेकर के भिन्नता है, लेकिन आज ये बात सर्वविदित है, सर्व रूप से मान्य है कि कहानी बहुत ही सशक्त विधा है और वो केवल आकार की दृष्टि से उपन्यास से भिन्न नहीं है, बल्कि अपनी शैली की दृष्टि से भी, शिल्प की दृष्टि से भी कहानी उपन्यास से बहुत भिन्न है। कहानी में अधिकतर कोई एक संवेदना है, कोई एक विषय है, किसी एक निश्चित विषय को लेकर के कहानी लिखी जाती है। लेकिन कहानी की मारकता या उसका प्रभाव ये है कि छोटे से छोटे विषय को भी कहानी अपनी कथा वस्तु बना लेती है और उसे बहुत मार्मिक रूप से व्यक्त करने की क्षमता रखती है। तो कहानी की खूबी इसी रूप में है कि कहानी कहानीकार के सामने चुनौती ये होती है कि उसे अपनी अपने उद्देश्य की पूर्ति बहुत कम शब्दों में, बहुत ही प्रभावी रूप में व्यक्त करना होता है। उपन्यासकार को तो कहने के लिए बहुत अवसर होता है। वो एक ही बात को 10 तरह से कह कर के 10 पात्रों के माध्यम से कह कर के सिद्ध कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। लेकिन कहानीकार के सामने इसका अवसर कम होता है। इसीलिए कहानी के सामने यदि चुनौती अधिक है, तो उसमें अवसर भी अधिक है और इसीलिए कहानी को लेकर के जो पाठक है, वो भी बहुत जागरूक है और कहानी को पढ़ने में उसकी रुचि है और कहानी का युग है, कहानी के माध्यम से अ, बहुत अ, ज्वलंत विषयों को मुद्दा बना करके व्यक्त किया जाता है। इसलिए कहानी की जो प्रासंगिकता है, वो उपन्यास से कहीं भी कमतर नहीं है और कहानी इसी रूप में कहानीकार के सामने वो एक विषय के रूप में उभर कर सामने आती हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि पांडे-विचन शर्मा उग्र की जो कहानियाँ हैं उनमें सर्वाधिक चर्चित कहानी उनकी उसकी माँ थी, जिसका उसकी माँ के आधार पर नंदुलारी वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। उसकी माँ कहानी को नंदुलारी वाजपेयी का मानना है कि ये अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से हम इसका विश्लेषण करें, तो एक तरह से की ये पहली कहानी है जो राजनीतिक कहानी
के रूप में हमारे सामने आती है। उग्र की चिंगारियाँ कहानी संग्रह है, जिसे 1928 में क्रांतिकारी विचारों से युक्त होने के कारण अ, ये अंग्रेजी साम्राज्य के बीच में ज़ब्त कर ली गई थी। चिंगारियाँ कहीं न कहीं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कहानियाँ इसमें निहित हैं। राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए एक आह्वान है इन कहानियों में, और जिसे पढ़ कर के अंग्रेज़ों ने इसे ज़ब्त कर लिया था और आगे इसका प्रकाशन बाधित रहा, नहीं हो पाया। लेकिन इन कहानियों के माध्यम से उग्र की राष्ट्र के प्रति जो भावना थी और लोगों को प्रेरित करने की, उन्हें जगाने की जो क्रांतिकारी पहल थी, वो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रेमचंद्र के बाद प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियों में, कहानीकारों में हमें प्रेमचंद युगीन कहानियों से थोड़ा भिन्न कहानियाँ मिलने लगती हैं, जिनमें मुख्य रूप से जैनिन की कहानियाँ आती हैं। उन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व दिया और व्यक्ति व्यक्ति प्रधान कहानियाँ हमारे सामने दृष्टिगत होने लगती हैं। जेनिन की प्रमुख कहानियों में पत्नी है, एक कैदी है, गदर के बाद है, बाहुबली, मास्टर, अपना-अपना भाग्य। ये कुछ एक ऐसी कहानियाँ हैं जो अपनी कथावस्तु को लेकर के, परिवेश को लेकर के, वातावरण, भाषा, शिल्प और उद्देश्य को लेकर के बहुत भिन्न कहानियाँ हैं, और जो कहानी विधा की सशक्तता को, कहानी विधा की जो शैली है, उसे साबित करने में या उसे प्रमाणित करने में मील का पत्थर साबित होती हैं। प्रेमचंद चंदोत्तर युगीन कहानीकारों में यशपाल, इलाचंद जोशी, अज्ञे, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, रांगी राघव, अमृतलाल नागर इत्यादि कहानीकार हैं, जो प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानीकारों में विशिष्ट रूप से अपना योगदान दे रहे होते हैं। इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन का प्रवर्तक माना जाता है। इलाचंद जोशी की जो कहानियाँ हैं, वो मनोवैज्ञानिक आधार पर अ, लिखी गई हैं। मनोवैज्ञानिकता को इन्होंने कहानियों में कथा वस्तु का आधार बनाया है। तो इस प्रकार से प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में कहानी का जो कथा वस्तु है, वो प्रेमचंद्रीय कहानीकारों से बहुत भिन्न है, और इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को महत्व दिया गया। इसमें मनोवैज्ञानिकता को महत्व दिया गया। मनुष्य किस प्रकार का चिंतन करता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका चिंतन यदि एक विशेष प्रकार का है तो क्यों है? इन कारणों पर विचार करता है इस युग का कहानीकार, और यही कारण है कि लीलाचंद जोशी की जो कहानियाँ हैं, वो मनुष्य के मन में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार है, उसको भी व्यक्त करने में सफल हुई हैं। तो अ, मूल रूप से हम लोग अगर देखें, तो जो कहानी का प्रारंभ मुंशी प्रेमचंद के पूर्व में शुरू हुआ था, एक तरह से इंदु कहानी के रूप में हमारे प्रारंभिक रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, वो उत्तरोत्तर विकास करता गया, और प्रेमचंद युग में कहानी का बहुत हद तक बृहद रूप में विकास हुआ, और आगे चल कर के प्रेमचंद्र जिन कहानीकारों ने उसे और आगे बढ़ाया और कहानी को एक नई दिशा दी, एक नया स्वरूप दिया। उसकी शिल्प विधि में एक बहुत परिवर्तन आया, और यही कारण है कि नई कहानी अ, 1950 के बाद की जो कहानियाँ हैं, उसमें 50 से लेकर 60 तक, 60 के बाद कई सारी कहानियाँ आंदोलनों का जन्म हुआ, और समकालीन कहानियों में अगर हम बात करें, या जिसे हम नई कहानी कहते हैं, तो उस रूप में कई सारी कहानियाँ आंदोलनों का अ, स्वरूप हमारे सामने उभर कर आता है। नए-नए कहानी आंदोलन उभरे, उसमें नई-नई कहानियाँ, नए-नए कैनवास को लेकर के हमारे सामने आती हैं। तो इन कहानीकारों ने, इन कहानी आंदोलनों ने कहानी को और ऊर्जा दिया, कहानी को और आगे बढ़ाया। अ, नई कहानी के विषय में दुष्यंत कुमार का सबसे भिन्न दृष्टिकोण है, और कहा जाता है कि नई कहानी नाम का जो शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग भी करने का श्रेय दुष्यंत कुमार जी को जाता है। दुष्यंत कुमार ने ही नई कहानी का पहली बार समकालीन कहानियों के रूप में उपयोग किया था, प्रयोग किया था। हिंदी की मुख्य कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक अ, के रूप में अगर नई कहानी की बात करें, नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिनमें मुख्य रूप से
राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। इन तीनों ने मिल कर के नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ किया और इससे पूर्व 1956 के पूर्व जो कहानियाँ लिखी जा रही थी, उनको इन्होंने ये कहते हुए उसको नकार दिया कि इन कहानियों में जो कहानी का नयापन है वो नहीं है, बल्कि उसी पुरातन परंपरा को लेकर के ये कहानियाँ लिखी जाती रही हैं और इन कहानियों से भिन्न कहानी लिखने का अब समय आ गया है, जिसकी पहल इन 3 कहानीकारों ने किया और कहानी में एक नए युग का प्रारंभ किया, नई कहानी के रूप में। और कहानी आंदोलन का जो ये प्रारंभिक रूप हमें दिखाई देता है, इसका प्रभाव इतना बृहद था कि आगे के कहानीकारों ने इनका अनुकरण किया और इसी रूप में कई सारे आंदोलन कहानी के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम नई कहानी आंदोलन के माध्यम से राजेंद्र यादव जी, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने अ, हंस पत्रिका का आगे संपादन किया और हंस के माध्यम से नई कहानी आंदोलन को और तीव्र बनाया और गति प्रदान की और नए-नए रचनाकारों को ले कहानीकारों को अवसर दिया, उन्हें प्रेरित किया कि नए-नए विषयों को लेकर के वे कहानी लेखन करें और कहानी में एक नई धार ले आएँ और कहानी में समाज के हर उस वर्ग का उल्लेख करें, जो अ, देश को दिशा देने में, गति देने में या साहित्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। नई कहानी आंदोलन के बाद कहानी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1960 में गंगा प्रसाद विमल ने कहानी आंदोलन की शुरुआत की। गंगा प्रसाद विमल का मानना था कि कहानी आंदोलन जैसा कि नाम से ही भाषित होता है कि ये कहानी नहीं है, कहानी है, जिसमें कहानी होते हुए भी कहानी नहीं है। उनका कहना था कि कहानी सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से व्यक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ प्रयत्न करके एक कथा गढ़ रहे हैं, एक कहानी बना रहे हैं और इस रूप में उन्होंने कहानी आंदोलन का प्रारंभ किया। इसी क्रम में सचेतन कहानी आंदोलन हमारे सामने आता है। 1968 में अमृत राय ने सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत की और इसमें उन्होंने इस चेतना को विकसित करने का प्रयत्न किया कि एक कहानीकार जो बहुत चैतन्यवान होता है, समाज की तमाम विकृतियों पर, समाज की अच्छाइयों पर उसका ध्यान होता है, समाज में क्या घटित हो रहा है और किन कारणों से वह स्वरूप नहीं निखर कर सामने आ पा रहा है, उसके लिए कौन-कौन से कारण हैं जो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इस पर विचार करता है कहानीकार। एक एक प्रकार से कहानी हमारे समाज का ही आईना है। कहानी के माध्यम से एक रचनाकार समाज की उस वास्तविक स्थिति का चित्रण करता है और सचेतन कहानी के माध्यम से अमृत राय ने इस बात को बताने का प्रयत्न किया। कमलेश्वर जिन्होंने नई कहानी संयुक्त रूप से नई कहानी आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उसका प्रारंभ किया था, इन्होंने समानांतर कहानी आंदोलन की नींव डाली और सन 1972 में कमलेश्वर ने समानांतर कहानी के माध्यम से कई कहानीकारों को अपने साथ जोड़ा और कहानी को एक नई दिशा, एक नई ऊँचाई प्रदान की। कमलेश्वर ने अ, तात्कालीन कई कहानीकारों को प्रेरित किया कि कहानी का कथा वस्तु केवल मन बहलाने के लिए कहानियाँ नहीं होनी चाहिए, उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, बल्कि कहानी के माध्यम से एक कहानीकार कुछ नई बातें, कुछ नए विचार, कुछ नया दृष्टिकोण अपने पाठक को, अपने समाज को दे सकता है और इसका पूरा-पूरा प्रयास उन्होंने समानांतर कहानी आंदोलन के माध्यम से करने का प्रयास किया। इसी प्रकार राकेश वत्स ने 1979 में सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रारंभ किया। सक्रिय कहानी आंदोलन यानी कि 55, 60, 56 के बाद कहानी आंदोलन की एक भरमार सी आ जाती है। कई कहानीकार नए-नए आंदोलनों को जन्म देते हैं। उसी क्रम में राकेश वत्स ने भी सक्रिय कहानी आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि सक्रियता जैसे कि इनके नामकरण से ही भाषित होता है कि कहानी के क्षेत्र में जो शुष्कता आने लगी थी, जो एकरूपता आने लगी थी, जहाँ रचनाकार एक बनी-बनाई अ, थीम लेकर के एक बने-बनाए लक्ष्य को ध्यान में रख कर के कहानियाँ लिख देता था। इसका विरोध करते हुए उन्होंने कुछ नए तरह की कहानियाँ लिखने के लिए कहानीकारों को प्रेरित किया और स्वयं एक आंदोलन को जन्म दिया।
इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि जनवादी कहानी आंदोलन जो कहीं न कहीं मार्क्सवाद से प्रभावित कहानियाँ थीं, सर्वहारा वर्ग को केंद्र में लिख कर के लिखी गईं। इसकी शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई। जनवादी कहानी आंदोलन के कथाकारों ने अ, इन कहानियों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को अपनी कहानी का विषय वस्तु बनाया। कथाकार मार्कंडेय ने नई कहानी के विषय में लिखा है कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है, जो सच्चे अर्थों में कलात्मकता का निर्माण करती हैं, जो जीवन में कलात्मक हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित होती हैं। उनका स्पष्ट शब्दों में ये सुझाव था कि नई कहानी केवल नई कहानी कह देने मात्र से नहीं हो जाती है या नई कहानी कहानीकार लिख रहा है तो इससे वो नई कहानी नहीं बन जाती है। वो कहानी के कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने पूर्व की कहानियों से कई अर्थों में भिन्नता के साथ व्यक्त होती हैं और उसमें कलात्मकता का निर्माण प्रमुख है। और साथ ही साथ अ, उसे नए रूप नए दृष्टिकोण से देखने का जो जज़्बा कहानीकार में हो, तभी वो एक नई कहानी के कही जा सकती है। अ, इसी क्रम में डॉक्टर महीप सिंह ने आधार पत्रिका के माध्यम से सचेतन कहानी विशेषांक के रूप में सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ किया था। डॉक्टर महीप सिंह अपने समय के बहुत प्रसिद्ध और चर्चित कहानीकार थे और इन्होंने कहानी को लेकर के, उसके शिल्प को लेकर के, कहानी के स्वरूप को लेकर के अन्य कहानीकारों से भिन्न प्रयत्न किया और इसका परिणाम है कि सचेतन कहानी विशेषांक के माध्यम से उन्होंने सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन के विषय में उनका स्वयं का कथन है कि सचेतन एक दृष्टि है, जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। उनका आशय यह है कि सचेतन एक आंदोलन भर नहीं है, अन्य या पूर्व के तमाम कहानी आंदोलनों की तरह सचेतन केवल कहानी आंदोलन बन कर के ना रह जाए, इसके लिए उन्होंने अपने पाठकों को, अपने पढ़ने वालों को और कहानीकारों को बराबर प्रेरित किया और अपना मार्गदर्शन वो प्रदान करते रहे और ये बताने का प्रयत्न भी करते रहे कि जीवन जिया भी जाता है, जीने के साथ-साथ उसे जानने का प्रयत्न भी किया जाता है और जब जान कर के उसको व्यक्त किया कोई कहानीकार करता है, तभी जाकर के वो एक अच्छी कहानी बनती है और सचेतन कहानी इस दिशा में ही अपना कार्य कर रही है। तो हम लोग देखते हैं कि कहानी आंदोलनों में एक कहानीकार दूसरे कहानी से भिन्न एक आंदोलन की शुरुआत करता है, लेकिन केवल वो एक आंदोलन नहीं होता है, एक नई शिल्प और एक नई विधा के रूप में भी उसका सृजन कर रहा होता है। इसी प्रकार से सहज कहानी के बारे में अमृत नाय ने अपने कहानी की संपादकीय में लिखा है कि कहानी का जो लक्ष्य है, वो अपने कहानीपन को ना खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। यानी कि कहानी का उद्देश्य केवल कहानी कहना नहीं है, किसी कथा के माध्यम से एक कथा को बता देना भर नहीं है, बल्कि जीवन को सहजतम रूप से कैसे जिया जाए, उसे सहज होकर के कैसे व्यक्त किया जाए, इसका प्रयास करना भी एक कहानीकार का एक कहानी का उद्देश्य होता है। साथ ही साथ जीवन के जो कटु सत्य हैं, जीवन का जो यथार्थ रूप है, यथार्थ चित्रण भी कहानियों की प्रमुख प्राथमिकता है और एक कहानीकार ये तय करता है अपनी कहानियों के माध्यम से कि वो कैसे जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो समाज में तमाम तरह की विकृतियाँ हैं, तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएँ हैं, उसको किस रूप में वो अपनी कहानी में रोचक बना कर के प्रस्तुत करता है, ताकि कोई पाठक उसे पढ़ते हुए अ, कहीं से उसको अरुचि ना पैदा हो, उसमें उसकी रुचि भी बनी रहे और उसका मार्गदर्शन भी होता रहे, उसको दिशा भी मिलती रहे और रचनात्मक रूप से वो समृद्ध भी अपने आप को होता हुआ पाए। तो सहज कहानी के माध्यम से डॉक्टर महीप सिंह ने बराबर ये प्रयत्न किया कि उनकी कहानियों के माध्यम से रचनात्मक रूप से समाज को एक दिशा प्राप्त हो। इसी प्रकार से समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया। कमलेश्वर ने समानांतर कहानी की स्थापना करते हुए अपना पहला संकल्प इसी रूप में व्यक्त किया था कि इसमें समाज का हर वो व्यक्ति शामिल होगा
जो तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित है, यानी कि समाज का जो आम व्यक्ति है, जो समाज का सबसे अ, पीछे पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो भी उनकी कहानियों में अपना स्थान पाएगा और कहानी के माध्यम से वो इस बात को अ, दिखाना चाहेंगे कि किन-किन कारणों से वो समाज में सबसे वंचित है, सबसे पिछले पायदान पर है और कैसे उसे आगे लाया जाए, कैसे वो भी समाज के विकास की उस मुख्य धारा से अपने को जोड़ कर देख सके। तो इन कहानियों ने केवल एक कहानी आंदोलन हमारे सामने नहीं खड़ा किया, अपितु रचनात्मक रूप में समाज के भीतर जाकर के समाज के उस मनोविज्ञान को समझ करके कहानियों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न किया। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया था और इ उन्होंने सक्रिय कहानी आंदोलन की शुरुआत करते हुए इस आंदोलन के विषय में अपना विचार, अपना दृष्टिकोण भी व्यक्त किया था। उनका कहना था कि जो सक्रिय कहानी है, उसका सीधा और स्पष्ट मतलब है चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता से। यानी कि सक्रिय कहानी में चेतनता या चेतनात्मकता अवश्य हो और व्यक्ति में जीवंतता हो, यानी कि कहानियाँ केवल कहानी के रूप में, कथावस्तु के रूप में वो अपनी यात्रा करके समाप्त ना हो जाएँ, बल्कि उसमें जीवन स्पंदित होता हुआ महसूस हो और पाठक को यह बराबर अनुभव होता रहे कि इन कहानियों में जो व्यक्त हो रहा है, वो कहीं न कहीं वो स्वयं ही है। तो इन कहानी आंदोलनों ने समाज में एक नई तरह की स्फूर्ति ले आई, एक नई तरह की ऊर्जा उत्पन्न की और कहानीकारों को, रचनाकारों को ही केवल प्रेरित नहीं किया, बल्कि उनके पाठकों को भी बाध्य किया कि वो स्वयं चलकर उनकी कहानियों तक आएँ, उसको पढ़ें, समझें, अनुभव करें और तदुपरांत ऊर्जावान होकर के समाज में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। तो इन कहानियों ने, इन कहानी आंदोलनों ने समाज को एक नई दिशा दी, समाज के हर उस व्यक्ति को सोचने के लिए बाध्य किया, जो कहीं न कहीं निष्क्रिय होता जा रहा था, कहीं न कहीं वो साहित्य से कटता जा रहा था, उसको दिशा प्रदान की। इसी तरह से जनवाणी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ था। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात करन का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरह से आम जनमानस को, आम जन को कहानी के बीच में लाया जाए, कहानी का हिस्सा बनाया जाए। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्स को आधार बनाकर चलती है। तो जनवादी कहानियों में आम जनमानस, समाज का सर्वहारा वर्ग, समाज का वो वंचित वर्ग, किसान हुआ, मज़दूर हुआ, पीड़ित हुआ, दलित हुआ और असहाय जीवन यापन कर रहे लोगों के बारे में इसमें चित्रण किया गया है। तो अ, जनवादी कहानी आंदोलन पिछले अन्य कहानी आंदोलनों से इस रूप में भिन्न था कि इसमें जो कथानक के रूप में हमारे सामने पात्र आते हैं, वो कहीं न कहीं समाज के असहाय लोग थे, मज़दूरों को केंद्र बनाया गया, जो समाज के द्वारा तमाम सुविधाओं से वंचित लोग थे, उनको इसका आधार बनाया गया। दलित और किसानों को कथावस्तु के रूप में इसमें निर्मित किया गया। तो इस तरह से जनवादी कहानी आंदोलन अ, उत्तरोत्तर विकसित होता गया। अ, नई कहानियों में नई कहानीकारों में भीष्म साहनी हुए, अमरकांत, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, रेणु, शिवप्रसाद सिंह, मार्कंडेय, रवींद्र कालिया, ज्ञान रंजन, शेखर जोशी जैसे कई ऐसे नए कहानीकार, नवोदित कहानीकार हैं, जो लगातार नई-नई कहानियों को, नए-नए कथा वस्तु को, कहानी की नई-नई शिल्प का गढ़न करते रहे और कहानी लेखन करते रहे। नए कहानियों में एक बहुत लंबी फ़हरिस्त है कहानी लेखकों की, रचनाकारों की। काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, हिमांशु जोशी, गोविंद मिश्र, संजीव, उदय प्रकाश, विद्याबिंदु सिंह, अखिलेश, प्रियमवद, संजय कई कहानी लेखक हैं जो लगातार अ, कहानी को नए शिल्प के रूप में नए विषय वस्तु के रूप में कहानी रचते रहे हैं और समाज के उस तमाम पक्ष को अपनी कहानी के माध्यम से उजागर करते रहे हैं। तो इन कहानी आंदोलनों के माध्यम से
और कहानी के स्वरूप को बहुत कुछ स्पष्ट करते हुए हम लोग देख पाते हैं। इसी प्रकार से कहानी आंदोलन के साथ ही साथ उपन्यास लेखन के क्षेत्र में भी एक क्रांति होती है और नए-नए उसमें भी हम लोग कथा सम्राट के रूप में, उपन्यास सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी का ही स्मरण करते हैं। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं और उपन्यास अ, विधा की यदि हम बात करें, उसके विकास पर ध्यान डालें, तो उसे भी अध्ययन की दृष्टि से हमें मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर लेना होगा। मुंशी प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और मुंशी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास और फिर नया मुंशी प्रेमचंदोत्तर के बाद जो वर्तमान में उपन्यास लिखे जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यास लिखे जा रहे थे, जिनमें मुख्य रूप से परीक्षा गुरु उपन्यास हम लोग देखते हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु और परीक्षा गुरु उपन्यास में जो कथा वस्तु बनाई जाती थी या मुंशी प्रेमचंद के बीच जो उपन्यास लेखन की परंपरा थी, उसमें उपन्यास लेखन का जो मुख्य उद्देश्य था, वो केवल मनोरंजन था। कहीं न कहीं उसमें केवल उसका उद्देश्य मनोरंजन तक सीमित था और मनोरंजन से जो उपन्यास लेखन शुरू हुआ था, वो मुंशी प्रेमचंद जी के युग में आकर के बृहद रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। मुंशी प्रेमचंद जी प्रारंभिक उनके जो भी उपन्यास हैं, वो उर्दू में लिखते थे और कालांतर में वो फिर हिंदी में ही उपन्यास लेखन करने लगे। उनका सेवा सदन हुआ, प्रेमाश्रय हुआ, गोदान हुआ, गबन हुआ, कर्मभूमि, वरदान इत्यादि उनके कई सारे उपन्यास हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने कार्यकाल अपने समय में लिखा। तो इस तरह से हिंदी उपन्यास लेखन की जो शुरुआत है, वो प्रारंभिक रूप में जहाँ उसका विषय वस्तु केवल मनोरंजन था, वो आगे चल कर के बहुत बदलाव के रूप में आता है हमारे सामने। तो कहानी लेखन और उपन्यास लेखन इन दोनों को हम लोग भिन्न रूप में नहीं देख सकते हैं और इन्हें कहीं न कहीं एकरूपता के रूप में हमें विचार करना होगा और यही कारण है कि कहानियों के विकास के रूप में हम जब उनके कालक्रम के रूप में उनको देखते हैं, तो काफ़ी कुछ भिन्नता दिखाई देती है। मुंशी प्रेमचंद जी के जो प्रारंभिक कहानी संकलन थे, जिनमें हम लोगों ने बात की कि जैसे सप्तशरोज हुआ उनका, नवनिधि हुआ, प्रेम पूर्णिमा है, प्रेम द्वादशी है, प्रेम प्रतिज्ञा है, प्रेम कुंज है, सप्तसुमन है। इनमें इन कहानी संकलनों में समाज के उन तमाम रूपों का वर्णन किया है उन्होंने और जितने भिन्न से भिन्न मंतव्य हो सकते हैं, उसको उजागर करने का प्रयत्न किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए उन्होंने कहानियों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मुख्यतः घटनाएँ वही होती हैं इन कहानियों की और इनका जो कथा वस्तु है, उनके वर्णन में कोई भिन्नता नहीं है। फिर भी लेकिन उसके भीतर प्रेम का एक जो स्वर्गीय सुख झाँक रहा होता है, उसे व्यक्त किया जाता है और घटनाएँ म स्वयं नहीं बोलती हैं या रचनाकार घटनाओं के माध्यम से ही नहीं बोलता है, बल्कि उसके जो पात्र हैं, वो स्वयं ही उन बातों को सिद्ध कर कर रहे होते हैं, उसकी अपेक्षा रखते हैं। अब इसी तरह से कहानी आंदोलनों के रूप में हम लोग देखते हैं कि वो चाहे कहानी आंदोलन नई कहानी का रहा हो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर द्वारा प्रारंभ किया हुआ, चाहे कहानी आंदोलन रहा हो, सचेतन, समानांतर, सक्रिय कहानी आंदोलन, जनमाध्य आंदोलन रहा हो, इन सबका उद्देश्य कहीं न कहीं समाज में जो कुछ घटित हो रहा होता है, समाज के उस वास्तविक यथार्थ को चित्रित करने का ही प्रयास था और एक कथाकार, एक कहानीकार इन्हीं बातों को अपने केंद्र में रखता है। इनके माध्यम से वो समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। कथाकार मार्कंडेय ने इसीलिए जो नई कहानी से उनका आशय था, उन्होंने बराबर इस बात पर ध्यान दिया, बल दिया कि सच्चे अर्थों में जो कलात्मक निर्माण है मनुष्य का, वो इन रचनाओं के माध्यम से होता है, इन उपन्यासों के माध्यम से होता है और जीवन को कलात्मक रूप में सृजित करना ही एक रचना की वास्तविक सफलता है और जीवन के लिए ये वो रचना उपयोगी है,
यदि जीवन में उस रचना का कोई महत्व है या एक नए तरह के पहलू को उद्घाटित करने में वो रचना सफल होती है, तभी वो एक सही और अच्छी रचना मानी जा सकती है। यही दृष्टिकोण कहीं न कहीं डॉक्टर महीप सिंह जी का भी था और जैसा कि उन्होंने अपने कहानी आंदोलन के शुरुआत में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अ, कहानी में जो रचनाकार जो कुछ लिखता है, रचने का प्रयत्न करता है, वो केवल लिखने के स्तर पर ही नहीं करता है, यानी कि जी करके जीते हुए जो कुछ वो अनुभव करता है, आत्मसात करता है, उसे अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त करता है। तो कहानी का या उपन्यास का जो लक्ष्य है, वो केवल अ, व्यक्त करना नहीं है, केवल कुछ सृजन करना नहीं है, बल्कि जीवन के खालीपन को पाटना भी, खालीपन को भरना भी एक रचनाकार का दायित्व है और उसकी रचना का की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किस तरह से उस समाज में व्याप्त जो बुराइयाँ हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो अव्यवस्था है उसे उजागर करने में सफलता प्राप्त करे। और यही बात समानांतर कहानी आंदोलन में हम देखते हैं कि या आगे चल कर के उपन्यासकारों में भी देखते हैं कि आम आदमी को प्रतिष्ठित करने का ही उपक्रम इन रचनाओं के माध्यम से, इन आंदोलनों के माध्यम से लगातार किया जाता रहा है। अ, सक्रिय कहानी आंदोलन की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता कहानी का उद्देश्य होना चाहिए रचनाकारों ने, इसी बात पर बल दिया और इसी तरह से उपन्यास की दृष्टि से जब हम कहानी के कथा कथा की इस यात्रा का विश्लेषण करते हैं, तो उसमें मुंशी प्रेमचंद युगीन जो उपन्यासकार थे, तो मुंशी प्रेमचंद जी स्वयं अपने युग में कई सारे उपन्यास उन्होंने लिखे और गोदान उनका अंतिम उपन्यास था और गोदान में जिस तरह से उन्होंने होरी, धनिया और गोबर के माध्यम से अ, भारत के उस किसान वर्ग का जीवन चित्रण किया अपने उपन्यास में, आगे के या उनके समकालीन अन्य उपन्यासकारों में जैसे जयशंकर प्रसाद हुए, उनके समकालीन उपन्यासकारों में जिन्होंने अ, कंकाल, तितली, इरावती 3 ही मुख्य रूप से उपन्यास लिखे थे और इरावती उनका अधूरा उपन्यास है, अपूर्ण उपन्यास है और उनके समकालीन उपन्यासकारों में निराला भी उपन्यास लिख रहे होते हैं और मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि उपन्यास विधा या कहानी विधा भारतीय हिंदी युग की शुरुआत के बाद ही या भारतीय हिंदी युग में ही इन दोनों विधाओं का आगे उत्तरोत्तर विकास होता है, जन्म होता है और उत्तरोत्तर विकास होता दिखाई देता है। यानी कि 1850 के बाद हमें गद्य लेखन के रूप में सबसे जो सशक्त विधा मिलती है, सबसे जो कहीं न कहीं मजबूत विधा मिलती है, वो कहानी और उपन्यास है और इसका लगातार लेखन जारी है और मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास के कालखंड में इन उपन्यासकारों के अलावा भारतेंदु गिन, द्विवेदी युगीन और छायावादी कवियों ने भी उपन्यास लिखा। उसके बाद आगे चल कर के प्रगतिवादी कालखंड में या प्रयोगवाद, नई कविता और नई कविता के बाद जो वर्तमान तक हम देखते हैं कि नए-नए उपन्यास, नई-नई कहानियाँ लगातार लिखा जाना जारी है। तो इन कहानीकारों में अ, या उपन्यासकारों में जो सबसे बड़ा योगदान है, वो यही है कि इन्होंने समाज के उन उन सारे वर्गों को अपने विषय का वस्तु बनाया और इसके माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को व्यक्त किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं कि आपका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो मुख्यतः 4 खंडों में विभक्त है, व्यवस्थित है और जिसमें हम लोगों ने बहुत विस्तार से आदिकालीन काव्य की, आदिकालीन साहित्य की चर्चा की अपने प्रथम व्याख्यान में। द्वितीय व्याख्यान में हम लोगों ने भक्तकालीन साहित्य की चर्चा की और इसी क्रम में अ, हमने रीतकालीन काव्य किस प्रकार लिखा गया, कौन-कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रमुख थीं और उनमें रचनाकार ने किस तरह से रीतबद्ध, मुक्त और रीत सिद्ध काव्य रचना की, इस पर विचार किया और आज अपने तीसरे व्याख्यान में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, इसमें हम लोगों ने मुख्यतः कहानी का प्रारंभ कैसे होता है, कहानी लेखन के क्षेत्र में किन-किन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी, एक नया स्वरूप प्रदान किया और उसी क्रम में हमने आज की चर्चा में हिंदी कहानी को मुख्य रूप से यहाँ पर
अपने व्याख्यान को उस पर केंद्रित किया और उपन्यास और कहानी में कितनी एकरूपता है, कितना एक-दूसरे से दोनों एकरूप हैं, भिन्न नहीं हैं, इस पर विचार किया। इसी के साथ-साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।